वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम जो है 13 और 14 फेब के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अरामको के 4% शेयरों की कीमत क्या है, जिन्हें हाल ही में सऊदी अरब ने अपने राज्य कोष में स्थानांतरित किया है। तो अरामको के 4% शेयरों की कीमत लगभग $80 बिलियन की है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें अरामको की, तो अरामको सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है जिसकी जो नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो इसकी नेटवर्थ लगभग $4 ट्रिलियन की है। अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो ही $3 ट्रिलियन की है। ठीक है। तो इसके जो है लगभग 4% शेयर $80 बिलियन, यानी कि सऊदी अरब ने अपनी जो है राज्य कोष में स्थानांतरित किया है। अगर हम अरामको की बात करें तो अरामको एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि इसके 100% शेयर जो हैं सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के पास है। तो इसने सीधी सी बात है कि जैसे हम समझ सकते हैं कि एक जेब से हमने पैसा निकाल कर अपनी दूसरे जेब में डाल दिया, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी से ही उसने पैसा निकाल कर गवर्नमेंट को ही दिया है। तो इससे कोई ऐसा कोई नेट मतलब चेंजेस नहीं देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं है, बस वो 100% गवर्नमेंट की कंपनी थी जिसमें से उसने अपने कुछ शेयर्स निकाल दिए। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें, जैसे हमारा रेलवे है, एनटीपीसी है, ये सारी जो है हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक तेल स्थापित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। जो अब और चीज़ों पे शिफ्ट होने का प्रयास कर रही है काफ़ी वर्षों से, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तेल स्थापित अर्थव्यवस्था से उसका जो फंडिंग है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो इस टॉपिक में बताने के लिए बस इतना ही था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीजे शिपयार्ड कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी। अब हम बात करें एबीजे शिपयार्ड कंपनी की, तो जैसे अभी से पहले लगभग 9 करोड़ समथिंग का जो घोटाला हुआ था, विजय माल्या ने किया था। ठीक है। 11 करोड़ का नीरव मोदी ने किया था। तो ऐसी एबीजे शिपयार्ड कंपनी लिमिटेड के तहत अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, 22,842 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है। ये लगभग यानी कि उन दोनों से तो काफ़ी ज़्यादा है जो एबीजे शिपयार्ड कंपनी लिमिटेड के तहत सामने आया है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी दहेज और सूरत में गुजरात में स्थित है। ठीक है। ये कंपनी जो है शिप्स बनाती है, यानी कि शिपयार्ड है तो शिप का कंस्ट्रक्शन करती है। अभी तक इसने 165 वेसल्स का निर्माण किया है। ठीक है। ये तो हो गई कंपनी की बात। बट हम इस घोटाले की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 22,842 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जो 28 बैंकों से लिया गया था। जैसा कि आपने पहले भी इस बारे में पढ़ा होगा, जब विजय माल्या और नीरव मोदी के केसेस सामने आए थे तो ये बात सामने आई थी कि जो घोटाले होते हैं, कोई एक बैंक इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो इतना बड़ा लोन दे सके किसी भी कंपनी को। तो जो है कई बैंक एक साथ मिलकर कंसल्टेंसी का निर्माण करते हैं और एक साथ मिलकर किसी भी कंपनी को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को जो है बड़े काम के लिए लोन देते हैं। तो यहाँ पे 28 बैंकों ने मिलकर लोन दिया है। जो ये घोटाला सामने आया 2012 से 2017 के बीच का सामने आया है, जिसका खुलासा भी 2020 तक हुआ है। ठीक है। 2017 के बाद चूँकि उसका कोई भी पैसा वापस नहीं आया, यानी कि वो एनपीए होता चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके बाद ये सामने आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 बैंकों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें से आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन दिया था। उसके बाद आईडीबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईओबी, एलआईसी तक ने इसको वो दिया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जो 28 बैंकों ने उसको लोन दिया है वो कौन कौन से बैंक्स हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एसिड जो हमारे होते हैं, एक तो रेगुलर होते हैं, एक स्ट्रेस्ड होते हैं।
ठीक है। इसमें जो है हम बात करें तो 1 से 30 दिन तक जो डिले रहते हैं उसे एसएमए 0 में डाला जाता है। 31 से 60 दिन तक जो डिले रहते हैं एसएमए 2 में डाला जाता है। और एसएमए 1 में डाला जाता है, सॉरी एसएमए 2 में डाला जाता है, जो 61 से 90 दिनों तक नहीं आते। 90 दिनों से प्लस हो जाता है। अगर 90 दिनों से प्लस अगर आपका मूलधन और ब्याज वापस नहीं आया है, जो लोन दिया गया है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, यानी एनपीए बन जाता है 90 डेज से प्लस में। इसको भी 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट जो होते हैं वो 12 महीने से कम के में दायरे में आते हैं। एनपीए जो 12 महीने तक के अंदर के अगर दायरे में है, जिनका मूलधन और ब्याज वापस नहीं आया है, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। अगर 12 महीने से ज़्यादा का समय हो गया तो उसे डाउटफुल एसेट कहते हैं। और अगर जो ये पता चल चुका है कि अब जो फंड है, जो लोन है, वो अब रिकवर नहीं होगा, वो अब वापस नहीं ही आएगा, यानी कि 12 महीने से 3 साल का जब समय हो जाता है, तो जो है उसे लॉस एसेट्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये घोटाला सामने आया, जिसके बारे में बताने के लिए इतनी ही बातें थी। बाकी ये अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, तो इसको लेके खोजबीन चल रही है। अगर इसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 2012 से 17 की अगर हम बात करें तो उसमें यूपीए गवर्नमेंट भी थी और बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी, तो सब एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कितने करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 2025-26 तक 5 साल के लिए एक मेगा पुलिस आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो मेगा पुलिस आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है 26,275 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, 26,275 करोड़ रुपए के साथ मेगा पुलिस आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है गवर्नमेंट ने। अगर हम यहाँ पे क्योंकि ये पुलिस रिफॉर्म्स से रिलेटिव है, अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले तो मैं बता दूं कि पुलिस जो है आपका 7वीं अनुसूची के जो 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें जो है स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, पुलिस जो होती है स्टेट लिस्ट में आती है। बाकी अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें कई रिफॉर्म्स की बात की गई है, जैसे महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व बनाना। ठीक है, 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, महिला पुलिस स्टेशन का निर्माण करना जहाँ पे जो सारे स्टाफ हो वो महिला ही हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप और चीज़ें देख सकते हैं। की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि एज मेनी एज 648 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री डू नॉट हैव टेलीफोन। जो मतलब क्वेरीज है कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो 648 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन तक की सुविधा नहीं है। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शॉर्टफॉल देखा गया है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा समस्याएं हैं। 257 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास व्हीकल्स नहीं हैं, और 143 जिनके पास वायरलेस सेट्स नहीं हैं। ठीक है, यानी कि वॉकी टॉकी जो हम बात करते हैं। 17 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास मॉडल पुलिस एक्ट, केवल 17 स्टेट ऐसे जिनके पास मॉडल पुलिस एक्ट के तहत जिनके पास काम होता है। और वुमेन अकाउंट फॉर ओनली, जो वुमेन पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं तो पुलिस में केवल 10.3% वुमेन पार्टिसिपेशन है, जिसको हमें 33% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं रिपोर्ट के तहत, क्या क्या किया जाना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे 33% रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। बाकी अलग अलग रिपोर्ट्स भी आज तक सामने आई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेशनल पुलिस कमीशन, ये रिबोरो कमीशन और बाकी मालिमत कमेटी, अलग अलग कमेटियों के थ्रू अलग अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। बाकी यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये प्रकाश सिंह केस जो है, प्रकाश सिंह केस के तहत जो सजेशन दिए गए थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और स्टूडेंट मैं बता दूँ कि ये मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है पुलिस रिफॉर्म्स को लेके। ये हर बार पूछा जाता है, या तो पीसीएस में या तो यूपीएससी में, या आप कहीं और अगर रिटेन एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी भी फील्ड का, तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें प्रकाश सिंह कमेटी की बात ज़रूर की जाती है।
तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिएगा और इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिफॉर्म्स सजेशन थी वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिक्स्ड डीजीपी का 2 ईयर का फिक्स्ड टेन्योर करना, 2 ईयर टर्म फॉर एसपी एंड एसएचओ, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड एल एंड ओ लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस, सेटअप पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, एक इस्टेब्लिशमेंट पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना करना, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एज सेंट्रल लेवल में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना करना। तो ये सारी चीज़ें एक पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर बात आती हैं। हमारे बीच में पुलिस को लेकर काफ़ी डर बना रहता है कि पुलिस सेंसिटिव नहीं होती है कस्टडी में। लोगों की कस्टोडियल डेथ की जो हम बात करते हैं, कस्टडी में लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें एक पॉइंट सामने आता है। बट उससे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक समस्या वाली बातें हैं वो ये है कि पुलिस को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कोई इंसान एक जनरल इंसान 8 घंटे काम करता है, बट वो 12 से 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। अलग अलग लोगों के बीच कोई भी केस आ जाए, चोरी से लेके रेप से लेके मर्डर से लेके हर केस में वो काम करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन होना नॉर्मल सी बात है। बट वहाँ पे उनको एक समय समय पर एक कमेटी के द्वारा सजेशन देना, सेमिनार करवाना, ये सब भी किया जा सकता है। तो पुलिस रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कि, और पुलिस को सेंसिटिव बनाने की भी ज़रूरत है बजाय कि उन पर एलिगेशन लगाने के और उनसे डरने के कि पुलिस बेहतर काम नहीं करती है या फिर पुलिस से मतलब पुलिस सेंसिटिव नहीं होती है। तो ये एक डिबेटेबल मुद्दा भी है और आवश्यक भी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस एट द सेम टाइम आपके रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिपोर्ट के अनुसार मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एलॉन मस्क के न्यूरालिंक परीक्षणों में 23 में से कितने बंदरों को मार डाला? तो 15 बंदर, जो 23 में से 15 बंदर थे वो मर चुके हैं। इस पर हमने कुछ टाइम पहले एक सेशन लिया था, हमने बात की थी जो एलन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि एक माइंड चिप होगी जो माइंड से जोड़ी जाएगी, माइंड में इनबिल्ट की जाएगी एक चिप होगी, जिसके तहत व्यक्ति जो भी सोचेगा वो काम अपने आप होगा बिना उसके हाथ लगाए। जैसे कि अगर मैंने सोचा कि फ़ैन ऑन हो जाए तो फ़ैन अपने आप ऑन हो जाएगा, एसी चल जाए तो एसी अपने आप चल जाएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें चिप से कनेक्टेड होंगी और वो चिप हमारे माइंड में लगी होगी। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 23 बंदरों पर प्रैक्टिकल किया था, जिसमें से 15 बंदरों की मृत्यु हो गई है। और जो सामने आ रहे हैं वजहें उसमें ये है कि उनके दिमाग में छेद किया गया था, ज़्यादा मतलब जो एक नॉर्मल कैपेसिटी होती है उनको चीज़ों की झेलने की, उससे ज़्यादा था। तो इसको लेकर एक सेंसिटिव मुद्दा भी सामने आ रहा है कि जो कि पशुओं के साथ मानवीय, ये कहा जा रहा है कि उनके साथ मानवीय रूप से व्यवहार नहीं किया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या है। और बाकी जो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट की मैंने बात की उसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है और ये चिप कैसे काम करेगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के राज्यपाल ने सरकार की सिफारिश के बाद राज्य विधानसभा का सत्रावसान कर दिया? तो ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है, जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, राज्यपाल ने सरकार की सिफारिश के बाद राज्य विधानसभा का सत्रावसान किया है, तो ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सत्रावसान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमारे विधानसभा या लोकसभा के जो 2 सत्रों के दो सेशंस होते हैं, यानी 2 सत्र जो बैठाए जाते हैं, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने में एक ना एक सेशन को बैठाना ज़रूरी है। आर्टिकल 166 के तहत ये होता है कि गवर्नर जो है सारे जो निर्णय लेता है वो विधान परिषद के कहने पे लेता है। जैसे राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी मंत्रिपरिषद जब तक उसको सलाह नहीं देती तो राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकता है। वैसे ही ठीक स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है कि जब विधान परिषद जो सजेशन देती है वही राज्यपाल करता है, और राज्यपाल के ही नाम से सारे जो विधान परिषदीय कार्य होते हैं वो सारे किए जाते हैं। ठीक है,
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2022 की स्थिति को मनाया गया, तो ये 13 फरवरी को मनाया गया, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। यहाँ पे अगर हम रेडियो दिवस की बात करें तो ये यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। हेड उनके जो डायरेक्टर जनरल है वो एड्रे एजोले हैं, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी यूनेस्को की, ठीक है, 1945 में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू के श्रद्धांजलि देने के लिए उनके श्रद्धांजलि दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके उस पर मनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल हैप्पी नेशनल वुमेंस डे जो लिखा है, ये सरोजनी नायडू को उसको 13 फरवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। अगर हम यहाँ पे नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हर्ष कुमार भानवाला जी हैं, ठीक है, चेयरपर्सन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत वितरित किया है, उसका नाम क्या है? तो ये ICGS सक्षम नाम है इसका। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना 5वां पोत वितरित किया है, जिसका नाम क्या है? ICGS सक्षम। हाल ही में किसे टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में। अगर हम टाटा सन्स की बात करें तो टाटा का जो ये स्टार्टिंग माना जाता है जमशेदजी टाटा से, ये अलग अलग उनके जो आज तक चेयरपर्सन रहे हैं, जो अभी रतन टाटा जी थे 2012 तक, उसके साइरस मिस्त्री जी 2012-16 तक, अभी जिन्हें एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। बाकी हम टाटा कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो उनके फाउंडर थे जमशेदजी टाटा जी। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा की कौन कौन सी कंपनियाँ या फिर कौन कौन से ब्रांड्स चलते हैं, जैसे आप टाइटन, तनिष्क और ये टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा स्काई, ये सब देख सकते हैं। तो वो सब आपके जानने के लिए। EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पे अगर हम EIU की बात करें तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है। जैसे कि मैं कहती हूँ इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। इवन UPSC में भी इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC से लेकर आपके PCS में वनडे एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस बार इंडिया का 46 रैंक है। अगर हम टॉप 3 रैंकर्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड टॉप 3 रैंकर्स हैं, ठीक है। 2021 का डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें 46 रैंक पर इंडिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया है? तो ये वन ओशियन समिट को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। अगर हम वन ओशियन समिट की बात करें तो ये फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक।
यानी इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले वन ओशन समिट का शुभारंभ किया था, आप समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके तहत हर बार अलग अलग जो है मेंबर जो है उसके एड्रेस्ड करते हैं। तो इस बार इंडिया ने सम्मेलन को एड्रेस्ड किया है, यानी कि संबोधित किया है। ठीक है, अगर हम इस वन ओशन समिट की बात करें तो ये काम किस पर करता है, तो ये मराइन इशूज़ को लेकर उस पर काम करता है। ठीक है, मराइन इशूज़ पर एकजुट होकर काम करता है, उन पर रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं उस पर बात करता है। और यहाँ पे हम बात करें तो वर्ल्ड ओशियन डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओशियन डे हमारा मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे हमारा मनाया जाता है 8 जून को। तो यहाँ पे हमने वन ओशन समिट की बात की। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राजनेता द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो ये डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हाल ही में किस सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, तो ये तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना और ब्रिटिश काउंसिल ने समझौता किया है एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन के विस्तार के लिए, हायर एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए तेलंगाना और ब्रिटिश काउंसिल ने समझौता किया है। आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये सागरिका घोष जी द्वारा किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया है सागरिका घोष। ये वनडे एग्ज़ाम में आपके जैसे एनटीपीसी के, रेलवे के, ये सब एग्ज़ाम्स में आपको बुक्स के राइटर्स वगैरह पूछे जाते हैं, कभी कभी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ये था हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आपको जैसा भी सेशन पसंद आ रहा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म करें आपके जो भी व्यूज़ हों, अच्छे बुरे जो भी हों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, और बाकी हमारे सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।